देखते हुए ही भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही समता और समानता शब्द का उल्लेख किया गया कि भारत का संविधान इस देश के नागरिकों को समानता का अवसर उपलब्ध कराएगा, समता का अवसर उपलब्ध कराएगा और उसी के क्रम में चलते हुए जब देश में सरकारें बने तो इसी विषमता को, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विषमता था जो समाज में, उसी विषमता पे विजय प्राप्त करने के लिए हमारे सदन में लोगों ने आरक्षण देने का काम किया। एक तरीका ढूंढा गया कि आखिर ये समाज में जो विषमता है उस विषमता को हम कैसे कम करेंगे, कैसे निचले आदमी को आगे बढ़ाएंगे, वो बराबरी पर आएगा। तो बड़े सोचने और समझने के बाद आरक्षण की बात आई कि आरक्षण के माध्यम से जो दबे कुचले वर्ग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, SC ST OBC समाज के जो लोग हैं, इनको कानूनी रूप से आरक्षण देने का काम किया जाए। आज सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में आरक्षण का क्या महत्व है, हम सभी नौजवान बैठे हुए हैं। आज चीजें बदलती जा रही हैं। बड़े संघर्षों के बाद इस गरीब और दबे कुचले समाज तबके को, वर्ग को, पिछड़े समाज को लंबा संघर्ष करना पड़ा आरक्षण के लिए। आजादी के बाद 1990 में जाकर पिछड़ों को आरक्षण मिलता है और उस आरक्षण को छोटी से अवधि में ही हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे आज भी पिछड़े समाज को 27% आरक्षण नहीं मिलता है। अलग अलग प्रदेशों में कहीं 10% है, कहीं 14% है, कहीं 15% है, कहीं 18% है, कहीं 27% है। तो आज भी इस पूरे पिछड़े समाज को, दबे कुचले समाज को आज भी राष्ट्रीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पे 27% आरक्षण नहीं मिलता है। और इसका खामियाजा अभी अपने यहाँ जो मेडिकल प्रवेश की जो परीक्षा होती है, ध्यान से सुनिएगा, मेडिकल प्रवेश की परीक्षा में पिछड़े समाज के लड़कों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग आरक्षण पिछड़ों के लिए लागू है प्रतिशत में, उसी के हिसाब से उनको आरक्षण मिलता है। और लगभग प्रतिवर्ष 3000 पिछड़े समाज की सीटों पर सामान्य लोगों का एडमिशन होता है। हम अपने आरक्षण के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं। समानता लाने का कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। यदि हम अपने आरक्षण को खोते हुए चले गए, यदि हम अपने आरक्षण के लिए लड़ेंगे नहीं, तो सरकार ने तो अपने चीजों को तय करके रखा है और उस तरीके पर वह चल रही है। किसी की भी सरकार, आज
निजीकरण का दौर स्टार्ट किया गया है। निजीकरण करने के पीछे सरकार की दो मंशा है कि जब सरकारी संस्थान निजीकरण हो जाएंगे तो जो गरीब तबके, पिछड़े तबके के लोग हैं, दलित और SC/ST के जो लोग हैं, उनको आरक्षण उसे देना नहीं पड़ेगा। सीधा उनका निशाना है। आप इस बात को समझिए चाहे मत समझिए, उनका सीधा सीधा निशाना है कि यदि निजीकरण कर देंगे तो जो दलित और पिछड़े समाज के लोगों को जो आरक्षण के माध्यम से नौकरियां मिल जाती हैं, उनकी आर्थिक और शैक्षणिक और सामाजिक स्तर जो ऊंचा उठने लगा है, उसको रोकने का इनके पास एक ही तरीका है, इस सरकारी संस्थानों को निजीकरण कर देंगे और आरक्षण का जो विकल्प बचा हुआ है वह आरक्षण का विकल्प खत्म हो जाएगा। दूसरी जो सब बात है वह सरकारें इस बात को भली भांति जानती हैं कि जब चीजें निजीकरण के दौर में आ जाएंगी तो जो भी व्यक्ति उस निजीकरण के दौर में किसी बनिया के यहां नौकरी करेगा वह आर्थिक और मानसिक रूप से कभी स्थिर नहीं रह सकता। जब वह आर्थिक रूप से स्थिर नहीं होगा तो वह मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो पाएगा और वह अपनी हक की बात सरकार से कर नहीं पाएगा। वह स्वयं मानसिक रूप से स्थिर नहीं रहेगा, सरकार से अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा और इस तरीके से ये सरकार इन समाजों को नीचे ले जाने का काम कर रही है। निशाना इनका कहीं और है, दिखाते कहीं और हैं। हमारे दलित और पिछड़े समाज के लोग उनके असली निशाने को नहीं देख पाते हैं। उनका निशाना आपको शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से नीचे लाने का है और निशाना उनका यहाँ है। आपको दिखाते कहीं मंदिर के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी गोबर के नाम पर आपके अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं, कभी आपको प्योर हिंदू बना देते हैं और आप उसी में उलझ कर रह जाते हैं। हम आज इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, भारत सरकार से कहना चाहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि पिछड़े समाज को राष्ट्रीय स्तर पर 27% आरक्षण दिया जाए। मेडिकल कॉलेज के प्रवेश परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े समाज को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं किसी गरीब की हैसियत नहीं है। एक आदमी घर में पॉजिटिव हो जाएगा, जमीन उसको बेचना पड़ेगा। एक आदमी पॉजिटिव होगा, घर में 5 लोग हैं, 8 लोग हैं, सबकी जांच करानी पड़ेगी और एक आदमी की जांच की फीस 5,000 7,000 रुपये है, 40-50 हजार रुपये लगेगा, खेत बेचना पड़ेगा। जिस दौर में हॉस्पिटल बनना चाहिए उस दौर में हमारे देश की सरकार लड़ाकू विमान खरीद रही और हम बैठकर ताली बजा रहे हैं और थाली बजा रहे हैं। अभी इसी सरकार में ग्रामीण भारत और शहरी भारत में जितने अच्छे तरीके से इस सरकार ने परिभाषित किया है, ग्रामीण भारत के गांव में कोई आवास नहीं आया है और शहरी क्षेत्रों में जो नगर महापालिका है, टाउन एरिया है, वहां उन लोगों ने आवासों का गंज लगा दिया, 2 मंजिले पर आवास बन रहा है। आखिर आप कब समझेंगे? आपके गांव में जो विद्यालय है उस विद्यालय को ठीक करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है और आप उनके साथ खड़े होते हैं। कैसे खड़े हो जाते हैं यह बात मेरे समझ में नहीं आती। आपके गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उस प्राइमरी स्कूल के छत से पानी टपकता है
कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन किसान और मजदूर का बेटा जिस विद्यालय में पढ़ता है उस विद्यालय को ठीक करने के लिए उनके पास पैसे नहीं। शहरों में मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए पैसे हैं सरकार के पास, लेकिन ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो खुले हुए हैं वहां पर एक पैथोलॉजी खोलने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, एक एक्सरे की मशीन लगाने के लिए पैसे नहीं है, जहां पे गरीब तबका जाकर अपना इलाज कराता है, मजदूर और किसान जाकर अपना इलाज कराता है। आखिर ये बात आप लोग कब समझेंगे? जब इस देश में किसानों के भूमि पे सीलिंग एक्ट लग गया तो इस देश के धन, पशुओं के धन पर भी सीलिंग एक्ट लगना चाहिए। यह तय होना चाहिए देश में कि एक व्यक्ति कितना रुपया रख सकता है। जब तक इस देश में यह तय नहीं होगा कि एक व्यक्ति के पास कितना रुपया होना चाहिए, तब तक ये अमीरी और गरीबी की खाई पटने वाली नहीं है। तब तक के पैसे वालों के लड़के कॉन्वेंट, एसी नुमा विद्यालयों में पढ़ते रहेंगे और आपके बच्चे इस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते रहेंगे। दोनों का मुकाबला कैसे हो पाएगा? एक पहलवान को आप घी मलिदा खिला कर लड़ाइए और एक को सूखी रोटी और नमक खिलाकर और एक साथ आखड़े में खड़ा कर देते हैं। वह सूखी और नमक रोटी खाने वाला लड़का कैसे उससे मुकाबला करेगा? इस पे आपको सोचने की जरूरत है। इस देश के पैसे वाले लोग के लड़के 5,000 रुपया महीने के विद्यालय में पढ़ते हैं। उनके हिसाब से इस देश में बैठे हुए जो राजनेता हैं, हम लोग बड़े नजदीक से, बड़े गहनता के साथ देखते हैं। अंगलीबा कांग्रेस की सरकार श्री कबीर सिब्बल ने आईएएस और पीसीएस का पेपर इस तरीके का तय करा दिया कि केवल सीबीएसई बोर्ड का ही लड़का आईएएस और पीसीएस की परीक्षा दे पाएगा, वही उसको बीट कर पाएगा, वही उसकी सफलता कर पाएगा। आप पढ़ाते रहिए अपने बच्चों को इस गांव के विद्यालयों में। इतनी बड़ी साजिश आप लोगों के साथ होती है, लेकिन इस साजिश को आप समझ ही नहीं पाते हैं। आखिर समझेंगे कब? आपको केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर समझ में आ जाता है, मंदिर के नाम पर समझ में आ जाता है, लेकिन आपके बेटे के साथ जो बेईमानी यहाँ की सरकारें करती हैं, राजनेता करते हैं, ये बात आपके समझ में नहीं आती है। बड़ा अफसोस होता है। ऐसे ही बेईमानियों को चिन्हित करके हमारे समाज में आज मोतीलाल कुशवाहा जी, शास्त्री जी का जन्मदिन, ये अकेले व्यक्ति नहीं है, इनको किसी दल में हम नहीं बांध सकते हैं। यह विचारक लोग हैं जिनके दिमाग में ऐसे विचार आया, जिनके अंदर गरीब तबके, दलित तबके, पिछड़े तबकों को हित को लेकर एक विचार आया और निकल पड़े एक बैनर तले। आज उनको हम बधाई देते हैं, उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।